में जरा डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि हमारे पास चलेगा किस तरीके से। बेसिकली इन्होंने करा क्या, इन्होंने ना स्टूडेंट को बहुत बेसिक के अंदर बताया है कि HTML है क्या। इवन वो लोग जिनको HTML के बारे में या वेबसाइट्स के बारे में नहीं पता ना, वो लोग भी इस सेशन को अगर पढ़ लें थोड़ा बहुत तो उनको इंटरनेट के बारे में, वेबसाइट्स, वेब पेजेस के बारे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि किसी भी वेबसाइट डिजाइनिंग के स्टूडेंट से ना सबसे पहले 3 मेन सवाल होते हैं। वेबसाइट, वेब पेजेस के बारे में सवाल होता है, दूसरा सवाल होता है स्टैटिक या डायनामिक वेबसाइट के बारे में। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, जो कि इसी सेशन का पार्ट है। आपको पता हो जाएगा कि इसी सेशन के ऊपर हम लोग काम किस तरीके से कर रहे हैं। HTML के बारे में एक फन फैक्ट बता दूं, HTML डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करना शुरू। HTML का वर्जन शुरू हुआ है 3.0 से। अभी कितनी अजीब सी बात है कि HTML जो शुरू हुई है वो हुई 3.0 से, उसका कोई 1 वर्जन या 2 वर्जन नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि HTML से पहले HTML एग्जिस्ट करती थी, लेकिन किसी और नाम से, XML के नाम से। उससे पहले एग्जिस्ट करती थी HTML के नाम से, उससे पहले एग्जिस्ट करती थी GML के नाम से। तो ये आपके पास बहुत ज्यादा यूं समझने कि बाबा आदम की बात टाइप के और कायद आजम टाइप जब कोडिंग करते थे तो वो इस पे करते थे आपके पास, ठीक है, XML के ऊपर। हम लोग जो करना शुरू है, हम लोग अपने पास HTML से कोडिंग करना शुरू हुए। हमारे पास जो अभी HTML का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, इसके भी बड़े सवाल होते हैं। अभी करियर फेयर हुआ था यहाँ मैनेजमेंट होटल के अंदर, यहाँ पे बच्चों से अक्सर सवाल ये पूछे हुए थे कि भाई HTML 3, 4, 5 में क्या डिफरेंस है ये बता दो। उनको डिफरेंस बताना नहीं आता था वेबसाइट डिजाइनिंग के स्टूडेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि HTML सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो, जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, जो इंटरनेट पे पब्लिक बना दिया हुआ अवामी हो, कोई भी बंदा जाकर उसको चेंज कर सकता है। HTML के अंदर आप खुद का कोड भी कर सकते हो, आप इंटरनेट से कॉपी भी कर सकते हो। इन दोनों सूत्रों में HTML को क्या हो गया, HTML को क्या बना दिया इसने, ओपन सोर्स बना दिया। ओपन सोर्स हमेशा उस चीज की डेफिनेशन इसकी याद रखना, उस चीज को कहेंगे जिस जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो और जिसको मैं आसानी से चेंज कर सकूं। जैसे आपके पास हाँ HTML और GML वो भी आपके पास आएंगे नहीं, वो उनको कोई ताल्लुक ही नहीं फर्स्ट सेमेस्टर से, वो छोड़ दो, सेकंड सेमेस्टर की कहानी है किस तरीके से काम होगा, ठीक है। तो अगर HTML की आप बात करते हो ना, तो HTML में याद रखना कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। जब भी कोई टीचर, कोई भी बंदा आपको ये लोग बोले ना कि भाई ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, 2 चीजें अपने दिमाग में क्लिक करने ना उसी वक्त। पहला, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है तो इसका मतलब ये कि ये चेंजेबल है, मैं इसको जाके चेंज कर सकता हूँ, इसके कोड को एडिट कर सकता हूँ, अपने पास सारी चीजें कर सकता हूँ। दूसरा, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के अंदर अपडेट्स आती रहती है। मैंने भी आपको बताया था कि HTML का वर्जन जब शुरू हुआ था वो 3.0 था, अब चल रहा है 5.0। इसका मतलब ये कि इसके अंदर अपडेट होती रहेगी, और अपडेट का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कि अभी तक आप HTML 3 पे काम कर रहे थे, अब उसके HTML 3 की सपोर्ट ही बंद हो गई, अब HTML 4 पे काम करोगे तो करोगे, ऐसा नहीं होता। बहुत माइनर अपडेट आती रहती है और आपका काम आसान करते रहती है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कैसे HTML 4 और HTML 5 के अंदर। तुम लोग पढ़ रहे हो HTML 5, हम लोगों ने पढ़ी थी HTML 4, और ये कितने साल पहले की बात है, 1999 की बात नहीं है, ये कुछ 3 साल पहले की ही बात है, ठीक है। HTML 4 और HTML 5 में डिफरेंस क्या है, मैं प्रेफर करूंगा HTML 4 पढ़ने के बावजूद मैं HTML 5 को प्रेफर करूंगा। क्यों? HTML 4 के अंदर कभी अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर वीडियोस, ऑडियोज, कोई फाइल अपलोड करनी होती थी ना, तो आपको बड़ा लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता था। इन्होंने क्या कर दिया, अगर आपको वीडियो अपलोड करनी है तो उन्होंने वीडियो के नाम पर एट्रीब्यूट बना के दे दिया आपको, जैसी वीडियो देखोगे वीडियो एट्रीब्यूट वीडियो आ जाएगी। अब अगर आपको हाँ एग्जैक्टली इमेज अपलोड करनी है तो इमेज अपलोडिंग के लिए अच्छे खासे जेनेसिस कहते हैं, इसके अंदर इनपुट टाइप के अलग अच्छे खासे कहते हैं आपको। अब ये टर्मिनोलॉजी है ना, तुम लोगों को समझ में आएगी बाय द टाइम कि में क्या क्या HTML 4 और HTML 5 के दरमियान बेसिक डिफरेंस इतना समझ लो कि HTML सबसे पहले तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी इसका मतलब चेंज तो होगा। अभी 5 चल रहा है, हो सकता है कि तुम लोग HTML 5 पढ़कर खत्म करो, HTML 6 आ जाए, भाई कभी भी आ सकती है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हम लोगों ने सीखना कहाँ से है, HTML की ऑफिशियल वेबसाइट है W3 स्कूल के नाम से। W3 स्कूल के ऊपर आपकी सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। w3schools.com उस वेबसाइट का नाम है, अभी चाहो तो अपने पास नोट डाउन कर लो। उसके अंदर पहले से बना बनाया कोड भी होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, हर चीज होती है। इवन बूटस्ट्रैप पे या UI/UX पे जब तुम लोग जाओगे तो वो भी वहां पे तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना यहाँ पर HTML के हम लोगों ने वर्जन 2 डिस्कस कर लिया, HTML 5 पे हम लोग काम करेंगे। 4 और 5 में डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई बहुत माइनर सी अपडेट्स हमारे पास आई थी वेबसाइट्स में और वेब पेजेस के अंदर। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ जनरली इंटरनेट को यूज करा है ना अपने पास, तुम लोगों को कैसे पता चलता है कि कोई चीज वेबसाइट है और कोई चीज वेब पेज है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? इसकी हाँ हाँ सही कह रहे हो, बेसिकली बहुत क्लोज हो वेबसाइट के मामले में। लेकिन वेबसाइट देखो आपके पास है बेसिकली कलेक्शन ऑफ पेजेस। आपकी वेबसाइट के ऊपर 15 पेजेस की आपने वेबसाइट बनाई, वो जो 15 की 15 पेजेस है ना, वो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट है। और अगर उन 15 में से किसी एक पेज की मैं अपने पास बात कर रहा हूँ ना, तो वो पेज मेरे पास क्या बन जाएगा, वेब पेज बन जाएगा। वेब पेज और वेबसाइट के दरमियान डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो आपको अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ना मेंशन होगा कि आपने वेबसाइट बनानी है या वेब पेज बनाना है,
अगर वो वेब पेज कहते हैं आपको, जिसका मतलब क्या है कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट कितने पेज पे बनी हुई होगी, एक ही पेज पे बनी हुई होगी, दूसरा पेज नहीं आ सकता। अगर वो आपको कहते हैं कि वेबसाइट बनानी है, इसका मतलब है कि जितने मर्जी पेजेस डालने डालो, कलेक्शन ऑफ पेजेस, यानी कि जितने मर्जी पेजेस बनाने बनाओ। तो ये ई प्रोजेक्ट का पॉइंट है, जब हम लोगों ने डिस्कस किया। अच्छा, दूसरी बात हम लोग अपने पास यहाँ पे ये करते हैं कि भाई हमारे पास एवोल्यूशन तो आ गया, HTML4 के ड्रॉबैक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। न्यू फीचर्स ऑफ HTML5 के अंदर आपके पास मैं बता चुका हूँ कि कुछ नए टैग्स आपके पास आए। सबसे पहली बात है HTML की फुल फॉर्म पता है? ये फुल फॉर्म सबको पता होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज हर वो लैंग्वेज होती है आपके पास जिसके अंदर टैग शैग का सीन होता है। आपने अक्सर देखा होगा प्रोग्रामिंग में, जब भी कभी हम लोग बात करते हैं ना कोडिंग वोडिंग में, कोई फिल्म अगर आपने देखी होगी, कोडिंग में हमेशा कोडिंग को ऐसे शो कर रहे होते हैं, इस तरीके के टैग्स बने हुए होते हैं, ऐसा ऐसे करके एंगल टाइप के हमारे पास टैग्स बने होते हैं। जब भी कभी प्रोग्रामिंग की बात होती है, किसी मूवी में हो, किसी शॉर्ट फिल्म के अंदर बात करें, आप लोग कभी भी करेंगे ना प्रोग्रामिंग या कोडिंग की, जब भी बात करेंगे वो ऐसे टैग शो कर रहे होते हैं, वो क्यों शो कर रहे होते हैं? इससे हर बंदा रिलेट कर सकता है। HTML सबने पढ़ी हुई होती है, ठीक है, तो ऑडियंस ज्यादा रिलेट कर सकती है। HTML होती क्या है? HTML एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर टैग्स यूज होते हैं आपके पास। टैग्स क्या होते हैं? आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर फर्स्ट करो पैराग्राफ लिखना है, तो आपके पास एक टैग हो जाएगा किसके नाम से? पी के नाम से। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर हेडिंग्स लगानी है, तो आपके पास H1 H2 इस तरीके के आपके पास टैग्स होते हैं। टैग्स सिर्फ आपके पास, समझ लो कि सॉर्ट ऑफ कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स को आप यूज करते हो अपने कोड में, और उसका आउटपुट आपको कहाँ दिखता है? आपके गूगल क्रोम के ऊपर। वाहिद HTML एक ऐसी चीज है जिसके अंदर, जैसे MS ऑफिस के ऊपर हम लोग क्या करते थे, पावर पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई, F5 दबा के हमारे को जो प्रीव्यू मिलता था वो कहीं पर नहीं मिलता था, उसी पावर पॉइंट के अंदर मिलता था। HTML के अंदर हम लोग क्या करेंगे? कोड करेंगे एक अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर, और उसका जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? गूगल क्रोम के ऊपर, क्योंकि हमारी वेबसाइट एट द एंड कहाँ जा रही होती है? गूगल क्रोम के ऊपर। तो हमारे को आउटपुट वहीं देखने को मिलेगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर या स्केल हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारी वेबसाइट को होस्ट कैसे किया जाता है अपने पास विदाउट पैसे दिए। ऐसा नहीं है हमारे पास, ठीक है, विदाउट पैसे दिए हम लोग अपनी वेबसाइट को होस्ट कैसे करेंगे इंटरनेट के ऊपर, ये भी सीख रहे हो, ये भी सीख रहे हो। नहीं, जैम की बात नहीं कर रहा मैं, जैम अलग है। हाँ, फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग हमारे पास किस तरीके से आएगी हमारी वेबसाइट की, हम लोगों ने वो भी चेक करना है बाय द एंड ऑफ दिस स्किल। तो अगर आप लोग फर्स्ट करो डे 1 से ही अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करते हो, तो अगेन मैं फिर दोबारा बता दूं, D ड्राइव में रखना, C ड्राइव में ना रखना अपना फोल्डर। चाहो तो गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दो, वन ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दो, जैसे तुम्हें सहूलत लगती है वैसे अपलोड करो अपने पास ड्राइव को। और जब तुम्हारी स्किल खत्म हो जाएगी तो अपनी वेबसाइट को तुम लोगों ने होस्ट भी कर लेना, मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को तुम्हारे पास जो वेबसाइट बनी हुई है तुम्हारे, उनको तुम कैसे होस्ट कर सकते हो। डोमेन भी फ्री मिल जाएगा, डोमेन भी फ्री मिल जाएगा। डोमेन सब डोमेन की बात कर रहा हूँ। डोमेन आपको जाहिर सी बात है वो तो पेड मिलेगा, होस्टिंग फ्री मिल जाती है, और सब डोमेन आपको फ्री मिल जाता है। ये होस्टिंग, डोमेन, सब डोमेन क्या चीज़ है? देखो होस्टिंग ना आपके पास, समझ लो कि होस्टिंग एक ऐसी जगह इंटरनेट के ऊपर जो आप खरीदते हो अपनी वेबसाइट डालने के लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर फर्स्ट करो आप लोगों को किसी मकान में मूव करना है, तो आप जाहिर सी बात है पहले उस मकान को तो खरीदोगे या तो रेंट पे उठाओगे। होस्टिंग बिल्कुल ऐसी चीज है। होस्टिंग क्या करती है? आप पहले अपने पास एक घर खरीदते हो जो कि इंटरनेट के ऊपर बना हुआ है, और फिर अपनी वेबसाइट को यहाँ से उठा के उस घर में डाल देते हो। अब वो घर जो है वो इंटरनेट के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कोई भी बंदा उस घर को विजिट कर सकता है। होस्टिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपनी वेबसाइट आप रख सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। डोमेन क्या होता है? आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे दराज है, दराज आपकी वेबसाइट का नाम हो गया, ठीक है। आपके पास फर्ज करो abc.com है, ये जो abc.com है ये आपकी वेबसाइट का क्या हो गया? नाम हो गया। जो डोमेन है आपके पास वेबसाइट का ये नाम होता है, जो होस्टिंग होती है वो आपकी वेबसाइट रखने की जगह होती है। इसके ऊपर लंबी बहस में नहीं चलते। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वेबसाइट डिजाइनिंग की तरफ दोबारा वापस आते हैं। हमारे पास यहाँ पे HTML4 HTML5 के दरमियान डिफरेंस हो गया। CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट, ये 3 स्किल्स हैं आपके पास जो आप इस एक स्किल के अंदर कवर कर रहे होगे। HTML का मैंने आपको बता दिया। देखो HTML आपके पास यूज क्यों होगी? आपने अपनी वेबसाइट का कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, उस स्ट्रक्चर को बनाते हुए आप लोग अपने पास, जैसे फर्स्ट करो मैंने बोला मेरी वेबसाइट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है मैंने, ठीक है, कोई भी पैराग्राफ लिखना है मैंने अपने पास। मैंने उस पैराग्राफ को लिखा, 5 लाइनों का या 6 लाइनों का मैंने पैराग्राफ लिखा, वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर से आ रहा है मेरे पास। अब ये HTML है। आपने क्या कर दिया? स्ट्रक्चर बना के रख दिया अपने पास कि भाई मेरे पास पैराग्राफ है, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया? हमारा पेज का स्ट्रक्चर हो गया। तुम लोगों ने कोई भी पेज डिजाइन करना है, उसको तुम क्या करोगे? सबसे पहले अपने पास लगाओगे HTML। HTML क्या होता है? तुमने डब्बे शब्बे लिए, पैराग्राफ लिया, इमेज ली, वीडियो ली, मैप लिया, हर चीज तुमने अपने पेज पे जाके रख दी। अब ये जो फेंकने वाला काम है ना, इसको हम लोग कहते हैं HTML। अब इस फेंके हुए काम को तुम अपने पास स्टाइल कैसे करोगे, उसको हम लोग लेकर आते हैं CSS के थ्रू। जैसे फर्स्ट करो तुमने 15 पैराग्राफ लिख दिए अपने पेज के ऊपर, अब तुम चाह रहे हो 15 पैराग्राफ के ऊपर एनिमेशन लग जाए, उनका कलर चेंज हो जाए, उनका टेक्स्ट एनिमेट होना शुरू हो जाए, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। अब ये इस किस्म की जितनी भी शशके वाली कहानी आती है वो सारी की सारी किस में आती है?
CSS के अंदर ओवर भी सी आएगा, यस होवर सब कुछ CSS के अंदर आता है, सब कुछ CSS के अंदर है, ठीक है। होवर क्या होता है, अभी इसकी टेंशन ना लेने की जरूरत नहीं है, जिनको पता है उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो टेंशन ना लें, इसलिए बता दूंगा कि हमारा पूरा टॉपिक आ गया तो हम लोग कवर करेंगे। अभी फिलहाल से अपना फोकस बात रखना कि HTML क्या है। HTML आपके पास बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे पैराग्राफ आपने अपनी वेबसाइट पे लिखना है तो आपने पैराग्राफ जैसे ही लिखा अपनी वेबसाइट पे वो HTML है। अब उस पैराग्राफ का अगर आपने कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, CSS बन जाएगी। अब आप लोगों ने अपने पास फर्स्ट फ्लोर दराज के ऊपर काम करा हुआ, आपने देखा होगा कि भाई हमारे पास बटन होते हैं, बटन ऑरेंज कलर का कोई बटन है, हमारे पास ग्रीन कलर का कोई बटन है, जब हम उसे क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई काम परफॉर्म होता है। जैसे ऐड टू कार्ट का बटन है हमारे पास, जब हम उस ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी वो विश लिस्ट के अंदर चले जाता है, चेकआउट लिस्ट के अंदर चले जाता है। फिर जब हम अपने पास देखते हैं वहां पर बिल बन के भी आ रहा होता है हमारे पास। ये जितना भी मैथमेटिक या फीचर वाला काम होता है ना, ये HTML CSS नहीं कर सकती, ये करती है आपके पास जावा से। इन तीन चीजों के दरमियान डिफरेंस बहुत क्लियर कर देना। HTML सिर्फ आपके पेज के ऊपर कंटेंट ला के फेंकेगी, रख देगी, उस कंटेंट को अगर आपने स्टाइल करना है, सेट करना है तो आप किसके थ्रू करोगे, CSS के थ्रू। और अगर फर्स्ट करो उस कंटेंट में, जैसे फर्स्ट करो आपने यहाँ पे HTML के अंदर एक बटन रख दिया, इस बटन का कलर आपने कर दिया ऑरेंज और इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ व्हाइट से, अब फुल ऑन आपने शशके वशके बना दिया, एनिमेशन लगा दी, हर चीज हो गई। इस बटन के क्लिक के ऊपर आपके पास जो काम परफॉर्म हो रहा होगा ना पीछे बैकएंड पे, वो सारा का सारा काम कर रही होगी आपके लिए जावा। इन तीन चीजों में आपका ई प्रोजेक्ट भी पूरा का पूरा ऐसे ही बनेगा। तो अगर फर्स्ट करो तुम लोगों की ई प्रोजेक्ट की टीम बनती है, ई प्रोजेक्ट हमेशा टीम के अंदर ही होगा, 4 बंदों की या 5 बंदों की टीम होती है हमेशा। उसमें हमेशा ये बात याद रखना, जो भी ग्रुप लीडर बने, ग्रुप लीडर आप लोग बनाते हो, मैं नहीं बनाता। ग्रुप लीडर तुम्हारी टीम का जो भी हो, अपने पास हमेशा एक चीज डिसाइड करना कि तुम्हारे जो टीम की स्ट्रेंथ है वो क्या है, कौन सा बंदा HTML के अंदर अच्छा है, कौन सा बंदा CSS के अंदर अच्छा है, कौन सा बंदा जावास्क्रिप्ट के अंदर अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर अभी तुम लोगों को स्किल ना देखने को मिलेगा, जब तक हम लोग HTML के ऊपर होंगे 2 से 3 बच्चे होंगे ऐसे जो HTML के अंदर बहुत चीते होंगे, जैसे ही CSS स्टार्ट होगी हो सकता है कि वो थोड़ा पीछे हो जाए, उनकी जगह कोई दूसरे बच्चे आ जाए। तो हमेशा जब भी कभी टीम बने तो इस बात पर फोकस करना कि तुम्हारी टीम में हर बंदे की चीजें क्या क्या अच्छी हैं आपके पास, ठीक है। HTML CSS के ऊपर बात करते हैं। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट समझ में आ गया क्या चीज है, ठीक है, क्लियर हो गई कहानी। किसी एक बंदे को कोई कंफ्यूजन है HTML CSS के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। डेटा एनोटेशन क्या होता है? क्या चीज? डेटा एनोटेशन। डेटा एनोटेशन HTML की बात कर रहे हो या फिर उसके अंदर पाइथन वगैरह की बात कर रहे हो? देखो डेटा एनोटेशन आपके पास HTML वगैरह में बहुत सिंपल सी चीज है कि आप अपने पास किसी भी टैग को ऑप्टिमाइज किस तरीके से करते हो, ये बेसिकली आपके पास आपका डेटा एनोटेशन कहलाता है। आपके पास मल्टीपल टैग्स हैं, आप उनको अपने पास फॉर्मेट किस तरीके से करोगे, ऑप्टिमाइज किस तरीके से करो अपने वेबसाइट के ऊपर, ये डेटा एनोटेशन एट्रीब्यूट्स के जरिए। एग्जैक्टली आपके पास एक सिंपल टैग है, आप उसके ऊपर मल्टीपल चीजें कैसे लगा सकते हो, ये आपके पास डेटा एनोटेशन है। आप उसके डेटा को और ज्यादा एनहांस कैसे करोगे। अभी फिलहाल तुम लोगों के दिमाग में ये सब कहानियां नहीं घूमनी चाहिए, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। अपने दिमाग में जो मैं बता रहा हूँ बस उसको क्लियर रखो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने पास कि हम लोगों ने इतना पढ़ लिया HTML कोड, HTML5 क्या है, HTML की फुल फॉर्म क्या है, इतनी ज्यादा थ्योरी हो गई, दिमाग से धुआं निकलते हैं, नजर आ रहे हैं मुझे तुम लोगों में, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल की तरफ, कुछ मजा आए हम लोगों को देखने को मिले, कुछ स्क्रीन हमारे पास सामने बने। जब भी कभी आप अपने पास MS ऑफिस में काम करते थे, आप हमेशा अपने पास क्या करते थे, अपनी विंडो की प्रेस करके लिखते थे पावर पॉइंट, एक्सेल, तो सॉफ्टवेयर खुल जाते थे आपके सामने। अब आपके पास ना मल्टीपल ऑप्शन है, आप चाहो तो अपने पास जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ उसको यूज कर सकते हो, उसके अलावा मल्टीपल सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो अपने पास, ठीक है। जैसे मैं अपने पास एक लिस्ट बता देता हूँ आपको, अगर कल को फर्ज करो आप लोगों को मेरे वाले सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करना, आपको अपने वाले सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो आप उस पर भी कर सकते हो। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है सबलाइन टेक्स्ट के नाम से, ये भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। ये करता है क्या, ये कोड एडिटर है आपके पास। कभी भी कोई बंदा बोले ना कि यार मैं इस कोड एडिटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि वो आपके पास एक अलग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। कोड एडिटर का मतलब क्या होता है, वो चीज जिसके अंदर आप अपना कोड लिखते हो और वो उसका आउटपुट आपको कहाँ शो कर रहा होता है, गूगल क्रोम के ऊपर। एग्जैक्ट बस यही कहानी है। अब इसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शन है, मेरा वाला सॉफ्टवेयर यूज करना है कर लो, मेरा वाला नहीं करना यूज करना तो यहाँ पे सबलाइन कर लो। इन पीसीस के अंदर वही वाला सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो कंपैरेटिवली आपको आसान लगेगा जो काम आप परफॉर्म कर रहे होगे। तो सबलाइन होता है हमारे पास एक पेड सॉफ्टवेयर। नहीं सारे फ्री हैं, ठीक है। तो हमारे पास ड्रीम वीवर होता है। हम किस पे काम करेंगे, हम करेंगे इसके ऊपर, ये नाम सुना सुना नजर आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट। उसके आगे हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अंदर ना कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं तुम लोगों को कहूँगा यार तुम लोग सबलाइन पे ही काम करना बहुत मजा आएगा, तुम लोग ड्रीम वीवर पे ही काम करना बहुत मजा आएगा, या विजुअल स्टूडियो कोड पर ही काम करना बहुत मजा आएगा। इन तीनों में से जो तुम्हें सही लगता है उठा। ये तीन टॉप
टॉप 3 है मेरी नज़र में कि यहाँ पर आप अपने पास जो है एज अ बिगनर कोड एडिटिंग सीख सकते हैं। हाँ वो नोटपैड पे भी लिखते हुए देखा है। हाँ, वो होते हैं वो लेजेंडरी लोग, लेजेंड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जो अपने पास इस ज़माने में भी जो ना नोटपैड पे लिख रहे होते हैं। ये वही मिसाल है कि आपके घर में फरारी खड़ी हुई है और आप गधा गाड़ी पे जा रहे हो, ठीक है। एग्जैक्टली, ये जो कोड एडिटर बने हुए हैं जब ये फ्री है तो आप नोटपैड पे क्यों लिख रहे हो। एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, डू नॉट री इन्वेंट द व्हील अगेन, ठीक है। पहिए को दोबारा इजाद मत करो। जब तुम्हारे पास ये कोड एडिटर नहीं थे तब नोटपैड चलता था। अभी तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नोटपैड प्लस प्लस पे काम करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस क्या होता है, उसके ऊपर भी वेबसाइट डिजाइनिंग हो रही होती है, उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। अच्छा, इन पे काम करने का मकसद क्या है, ऐसा भी तुम लोगों के सवाल दिमाग में सवाल आ रहा है, सजेशंस आपके पास आ रही होती है। आप कोई भी काम करते हो अपने पास, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लड़कों का सबसे बड़ा दुख क्या होता है, यहाँ से कोई चीजें याद नहीं होती हम लोगों को प्रॉपर तरीके से, रखते नहीं रखते हैं। ये जो चीजें ना हमारे पास, इसमें हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, हमें बस अपने दिमाग में लॉजिक क्लियर करनी होती है। हम जो भी टाइप करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन आती है उसकी, तो उस पर एंटर करो, पूरा कोड आपका बनता हुआ चला जाता है आपके सामने, खुद आपके नजरों के सामने कोड बन रहा होता है। बस आपको सजेशन क्लियर रखनी होती है कि हाँ हमारे पास ये लॉजिक, अगर मुझे ये बनाना है इसके लॉजिक ये है हमारे पास, खत्म, ठीक है। ये सारा काम ऑटोमेटिक करके दे रहा होता है। नोटपैड पे ये वाले फायदे हमारे पास नहीं होते। नोटपैड पे आपके पास बहुत बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर आपको हर टैग खुद से बनाना सिखाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इन 3 कोड एडिटर्स के अपने पास, इन कोड एडिटर में जो हम लोग यूज करेंगे अपने पास वो कौन सा है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो आपने अपने पास विंडो की प्रेस करी, जैसे आप अपने पास यहाँ पे लिखते थे वर्ड वगैरह और आपके पास वर्ड वगैरह ओपन होता था, इसी तरीके से आप अपने पास अब क्या लिखोगे, विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पे देखो 2 अलग अलग चीज है, एक विजुअल स्टूडियो और एक विजुअल स्टूडियो कोड। आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये आपके पास 3rd सेमेस्टर में जाकर शुरू होगा, ठीक है, अभी नहीं होगा। ये सॉफ्टवेयर बहुत हैवी भी है, ठीक है, एमबी के लिहाज से बहुत ज्यादा हैवी भी है और ये रन होने में भी टाइम लेता है। तो आपने हमेशा किस पे क्लिक करना है, इस पे विजुअल स्टूडियो कोड पे। ये इसी का लाइट वर्जन है आपके पास, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे इसका आइकन याद रखना, ब्लू कलर का आइकन, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपसे पहले जो बंदा बैठा होगा ना उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खुल के आ जाएगा आपके सामने। ये है उस बंदे ने जो कोडिंग करी है, इसको देख के घबराओ नहीं कि इसने क्या कर दिया, ये भी यहीं का स्टूडेंट है, तुम लोगों की तरह ही सीखा हुआ है इसने भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा इसका एक यूं समझ लें कि लेआउट खुल गया। अब अगर फर्स्ट करें आप लोगों ने अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड पे अपनी वेबसाइट बनानी है, आप कैसे बनाओगे, यूं समझ लें कि देखिए यहाँ पर जिसने लिखा हुआ है 2207E, ये इस बंदे की वेबसाइट का नाम है। आप लोग अभी पूछ रहे थे ना डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है ये, जिस नाम से आप अपना फोल्डर रखोगे ना अपनी वेबसाइट का, वो आपकी वेबसाइट का नाम है। जैसे फर्स्ट करो मैं यहाँ पे इसको डोमेन, इसका फोल्डर चेंज करके लिख देता हूँ दराज, तो मेरी वेबसाइट का नाम क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो हम लोग अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करते हैं, आपको बताता हूँ कि स्क्रैप से आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हो। हम लोग स्क्रैप से कैसे बनाएंगे अपनी वेबसाइट, हम लोग अपने पास एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और वही फोल्डर मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट होगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नाम हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, स्क्रैप यानी जीरो। यहाँ पर हम वैसे कुछ भी नाम रख सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर डोमेन नेम ही डालें। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नाम रख दें, अपने नाम रख दें, अपने घर वालों का नाम रख दें, फैमिली नेम कुछ भी रख दें, ठीक है, अपना निक नेम रख दें, कुछ भी, ठीक है। राइट क्लिक करें, आपको जब भी कभी वेबसाइट बनानी होगी आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे और न्यू पे जाने के बाद आपके पास एक होगा फोल्डर। यहाँ पे इस फोल्डर को फोल्डर बनाना आता है सबको, ठीक है। फोल्डर बनाएंगे हम लोग अपने पास और इसका कोई भी नाम रख देंगे। जैसे फर्स्ट करो मैंने यहाँ पर रख दिया 22, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक हमारी वेबसाइट का नाम भी आ गया। अब ये जो वेबसाइट है मेरी, कुछ भी नाम रखा मैंने, अब ये मेरी वेबसाइट जो है ना मैं अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड पे कैसे खोलूंगा। अगेन इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे खोलना क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे इसके अंदर चेंजेस करने, मुझे कोड करना है इसके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कभी भी किसी वेबसाइट को आपने खोलना हो तो राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है यहाँ पर ओपन विद कोड का ऑप्शन। यहाँ पे देखोगे नजर आ रहा है आप लोग को ओपन विद कोड का ऑप्शन है यहाँ पे, नहीं है। इसके ऊपर अगर फर्ज करो कभी, हाँ बोलो, ये अलग चीज है। देखो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ओपन इन विजुअल स्टूडियो अलग है, ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड अलग है, ठीक है। तो आपके पास ओपन विद कोड का ऑप्शन अलग से आ रहा होगा। अगर फर्ज करो कभी ऐसा ना आए तो आपने क्या करना है, आपकी वेबसाइट यहाँ बनी हुई है, इस वेबसाइट को अगर आपने खोलना हो तो आप दोबारा टाइप करो विजुअल स्टूडियो कोड पे सबसे पहले जाओ, आपके पास उसी बंदे का प्रोजेक्ट खुल जाएगा जो आपसे पहले इस पीसी पे बैठा हुआ था। अब आपने क्या करना है, इसके प्रोजेक्ट पे मैंने काम नहीं करना तो मैं जाऊंगा फाइल पे, और फाइल पे जाने के बाद मैंने अपने पास क्या बनाया था, अलग से एक फोल्डर। अगर आप चाहो तो यहीं पर ही आप अपने पास फोल्डर बना सकते हो नया, वरना आप क्या कर सकते हो, ओपन फोल्डर, क्योंकि आप लोगों ने पहले से अपनी वेबसाइट के ऊपर काम किया हुआ था। तो मैंने क्या करा, ओपन फोल्डर पे क्लिक करा। अब मैंने अपना फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप के ऊपर इस तरीके से, ठीक है।
तो ये मेरा फोल्डर है, इस पे मैंने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा एट दी एंड सेलेक्ट फोल्डर। जैसे ही मैं सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूंगा अब ये उस बंदे का प्रोजेक्ट बंद कर देगा और मुझे मेरा वाला प्रोजेक्ट खोल के दे देगा। तो कभी भी किसी पीसी पे बैठो तो फाइल पे जाओ बस खाली और ओपन फोल्डर। अब देखो उस बंदे के प्रोजेक्ट के अंदर ये तो जाती हो गई हमारे साथ, उस बंदे के प्रोजेक्ट के अंदर तो हमारे पास काम आ रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। इधर देखा तो तुमने कुछ फाइलें बनी हुई आ रही थी, तुम्हारी वेबसाइट के अंदर जितनी भी वेबसाइट वेब पेजेस बने हुए होंगे ना वो सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम शो हो रहा होगा। हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी वेबसाइट का नाम यहाँ पर शो हो रहा हो। अगर यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा हुआ है या यहाँ पे दिस पीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि तुम गलत फोल्डर के अंदर, जिस वेबसाइट के ऊपर तुम काम कर रहे हो उस वेबसाइट का नाम यहाँ लिखा हुआ आना जरूरी है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो ऐसे कर लेते हैं, राइट क्लिक करा, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ राइट क्लिक करके हम लोग फर्स्ट करो अपने पास चलते हैं कुछ इस तरीके। मैं तुम लोगों से खोल के दिखाता हूँ कि मसला क्या, कुछ बच्चे करते क्या है यहाँ पर करते हैं इस तरीके से कुछ। अभी इसके ऊपर फोकस मत करना है, मैं क्या कर रहा हूँ बता दूंगा तुम लोगों को मैंने क्या करा है। अब देखो होगा क्या, मैंने यहाँ पे क्या खोल लिया अपने पास एडमिनिस्ट्रेटर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर विजुअल स्टूडियो कोड तो खुल गया, फाइल भी बन रही है index.html की, चल नहीं रही क्योंकि उन्होंने फोल्डर ही गलत खोला हुआ। अब इस फोल्डर को अगर आप गलत खोलोगे, अपनी वेबसाइट वाला फोल्डर नहीं खोलोगे तो आपकी वेबसाइट वाले फोल्डर के अंदर फाइल जाएगी ही नहीं, जब जाएगी ही नहीं तो चलेगी भी नहीं। ठीक है, हम लोग क्या, हमें क्या करना है अपने पास हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हम लोगों को अपनी इस वेबसाइट वाले फोल्डर को ओपन करना है। तो हम लोग जरा दोबारा गए विजुअल स्टूडियो कोड पे, इसको ओपन करा, फिर दोबारा तुम लोग के पास रिवीजन हो जाएगा कि कहाँ जाना होगा मुझे फाइल में, एंड देन उसके बाद फाइल में जाने के बाद कहाँ जाना है हम लोगों ने ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर पे जाने के बाद हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर हमारे पास यहाँ पर हमारा फोल्डर खुल गया, वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ गया। अब इसके अंदर हम लोग अपने पास काम कैसे करते हैं, सबसे पहले स्केल हमारी आज की ओपन फाइल कर देंगे तो फोल्डर शो नहीं होगा, ओपन फाइल कर दोगे तो फोल्डर शो नहीं होगा, फिर उससे फाइल का नाम शो कर रहा होगा जो कि गलत है। ठीक है, फाइल के ऊपर हम लोग कभी भी काम नहीं करते। अच्छा, तो हम लोग अपने पास क्या करेंगे, हम लोगों ने इस फोल्डर के अंदर अगर मैं इसको अपने पास गूगल पे चला के दिखाऊं तो क्या मुझे कुछ शो करेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं है, कोई फाइल नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब भी कभी हमें इसके अंदर कोई फाइल लगानी हो या नई फाइल क्रिएट करनी हो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ही जरा चेक करें, एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा न्यू फाइल के नाम से, हम इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे दें। जैसे फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पे दे दिया इंडेक्स। अब ये मैंने फाइल बना तो दी, जरा चेक करें इस फाइल के ऊपर कोई लोगो शोगो कुछ नहीं आया क्योंकि ये फाइल बन गई आपके पास फाइल। लेकिन अगर आप अपने पास कभी भी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो तो हमेशा याद रखना, आगे चाहे सेकंड सेमेस्टर चले जाओ, थर्ड सेमेस्टर में चले जाओ, वेबसाइट का जब भी कभी कोई पेज आपने बनाना हो ना अपने पास, उसकी जो फाइल आप बनाओगे उसको बनाओगे आप .html के नाम से। इसको अपने दिमाग में क्लियर कर लो, जब भी कभी अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई वेब पेज आपने बनाना हो, कोई भी वेबसाइट का पेज आपने बनाना हो तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी .html। जैसे आपकी वर्ड की फाइल की .docx होती है, ठीक है, .ppt, .xlsx आपके पास होती है, इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या होगी .html। अब आप जितनी फाइल फर्स्ट करो, मेरे पास 3 .html की फाइल्स होगी अगर मेरी वेबसाइट के अंदर, तो मेरे पास टोटल पेजेस कितने हो गए, 3 पेजेस बन गए। जितनी .html के नाम से आपके पास फाइल्स होंगी उतने ज्यादा आपकी वेबसाइट पे क्या होंगे, पेजेस होंगे। तो अब मैंने क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट करो कभी गलती से ऐसे नाम लिख दिया और आप आगे उसके .html लिखना भूल गए तो आप क्या करोगे, उसी फाइल पे क्लिक करो, F2 दबाओ और F2 दबाने के बाद उसको रीनेम कर दो। आप F2 दबा के भी कर सकते थे, राइट क्लिक करके भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। कुछ इस तरीके से, जैसे फर्स्ट करो हम लोग आए अपने पास यहाँ पर, मैंने अभी F2 दबाया था, अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कर देता हूँ रीनेम। रीनेम करने के बाद मैं बस इसके आगे क्या लगा दूंगा, .html, ये लगाना जरूरी है। जैसे आप .html लगाओगे अपने पास, यहाँ पे जरा चेक करो आपके पास index.html के नाम से फाइल मिल गई। अब ये जो फाइल है ना आपके पास, ये आपके पास बेसिकली आपकी पहला वेब पेज है, ये आपके पास आखिरी वेब पेज भी हो सकता है अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने सिंगल पेजर एप्लीकेशन बनानी है। अभी हम लोगों के पास कितने पेज बने हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसके ऊपर कोई CSS है, कोई कोडिंग शोडिंग कुछ भी नहीं करा। अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, अपनी वेबसाइट को बनाना कैसे, उसको ओपन विद कोड कैसे करना है ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई बंदा अगर ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा कि फाइल कैसे बनी है, जिसको नहीं समझ में आ रहा फोल्डर कैसे बना है, ये HTML पे काम कैसे हो रहा है, तो वो पूछ सकता है। HTML की जब भी आप फाइल बनाओगे तो आप बनाओगे अपने पास को किससे, .html की एक्सटेंशन से। जब भी कभी CSS की फाइल बनाओगे तो किस बनाओगे, .css। जब भी कभी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओगे इतना भी .js के नाम से बनाओगे, ठीक है। HTML की फाइल अभी फिलहाल हम लोगों ने बनाई है अपने पास। इस फाइल के अंदर हमारे पास कोई कोड नहीं, बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं चिट्टी फाइल। अब इसके अंदर हम लोग कोड कैसे लेकर आते हैं,
HTML का बॉयलर टेम्पलेट। अक्सर यूट्यूबर भी तुम लोगों को बोलते हुए नजर आएंगे HTML का बॉयलर टेम्पलेट, ये आगे तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेगी एंगुलर जेएस का। HTML का बॉयलर टेम्पलेट क्या होता है? बॉयलर टेम्पलेट आपके पास कहते हैं उस टेम्पलेट को जो बेसिक टेम्पलेट होता है, इसके ऊपर आप काम करते हो। अब अगर आप पानी उबाले वाला बोल नहीं बॉयलर अलग चीज है, यहाँ पे अलग चीज है बॉयलर टेम्पलेट। मतलब वर्ड तो इस वर्ड वही है, बॉयलर आपके पास वर्ड वही है, लेकिन यहाँ पे टेम्पलेट अलग है, ठीक है। अब ये जो बॉयलर टेम्पलेट वाली कहानी ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं टेक्स्ट एडिटर क्यों यूज कर रहा हूँ। एक बात आ गई ना, इस वजह से नोटपैड यूज कर सकते हैं। नोटपैड को छोड़कर मैं टेक्स्ट एडिटर क्यों यूज कर रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। नोटपैड में कोई सजेशन आती है आपके पास लिखते हुए? नहीं आती। यहाँ पे जरा चेक करें, हम लोग जैसे शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे, यहाँ पे जरा चेक करें कितनी सारे ऑप्शन मेरे पास आ गए लिखे हुए नीचे। ये है आपके पास टेक्स्ट एडिटर की कहानी। इन सब चीजों को हम लोग अपने पास कह रहे होते हैं टाइप सजेशन या ऑटो इंटेलिजेंस। ये आपके पास का एक वर्ड यूज होगा प्रोग्रामिंग के अंदर इंटेलिजेंस के नाम से। ये जो चीजें आपके पास आ रही होती है ना नीचे, जैसे आप कोई वर्ड टाइप कर रहे हो, ये चीजें आ रही हैं। इंटेलिजेंस की स्पेलिंग आपके पास होती है, इंटेलिजेंस आपके पास होती है कि आपने कोई वर्ड लिखा, उससे मिलते हुए, जैसे गूगल पे आते हो अपने पास, गूगल पे जैसे कार्ड लिखते हो, कार्ड से रिलेटेड कीवर्ड नीचे शो हो रहे हैं आपके पास, वो होती है इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पर भी अब देखो मैंने शिफ्ट दबा, जैसे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है अपने पास, इसने मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क के सारे ऑप्शन शो कर दिए कि एक्सक्लेमेशन मार्क में आप क्या क्या कर सकते हो। अब आप लोगों को दुख खत्म हो गया मैट्रिक 9 मैट्रिक वाला के सर हमें कोई चीज याद रखने की जरूरत है। अब आपको कोई भी चीज याद नहीं रखने की जरूरत, आपने सिर्फ क्या करना है, उस चीज का सिंबल लिखना है, सारे सजेशन आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा। ये तो याद रखना है कि कौन सा सिंबल कब यूज करना है। ये तो थोड़ा बहुत आपको खैर याद, थोड़ा सा कष्ट आपको होगा, लेकिन खैर ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास जिन्होंने काम करा होगा ड्रीम वीवर के ऊपर, या जिन्होंने काम करा हो अपने पास कभी नोटपैड के ऊपर, उन चारों से पूछो, ये कुछ भी नहीं है उनके लिए, ठीक है। वो पूरे कोडिंग याद करते हैं बैठ के, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अपने पास, अब कभी कभार ना फर्ज करो किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती हमारी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पास शिफ्ट दबा के बन। अब ये सबसे पहले बात याद रखना, HTML के ऊपर कभी भी काम करोगे तो सबसे पहले तो HTML की फाइल बनाओगे, उस फाइल के अंदर HTML का एक बॉयलर टेम्पलेट होता है आपके पास। वो बॉयलर टेम्पलेट कैसे लिया जाता है, आपने सिर्फ यहाँ पे लाके लिखना है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि शिफ्ट दबा के 1। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करके 1 लिखोगे, आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल आ जाएगा। इस सिंबल पे अगर आप पहले वाले पे क्लिक करते हो तो आपके पास पूरी की पूरी कोडिंग बनी हुई आ जाएगी खुद से, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये है आपके पास HTML का बॉयलर टेम्पलेट, जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ये ना हो तो हम आपकी वेबसाइट पे जो कुछ भी कर लूंगा वो शो ही नहीं होगा, कभी भी मेरी वेबसाइट के ऊपर शो नहीं हो सकता। अब इसके अंदर ना एक रीजन क्या होता है, बच्चे अक्सर ये लिख रहे होते हैं, ये लिखने के बाद वो परेशान रहते हैं, बोलते सर हमारे पास तो कोड ही नहीं आ रहा। आपके पास तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा था फाइल के अंदर, एंटर किया था, कोड आ गया था बहुत सारा, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। तो अगर फर्ज करो कभी तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब चल रही है, तो फिर क्या करोगे। जब भी कभी आप तुम अपने पास लिखोगे ना, तो 2 सूरतें होती हैं जिसकी वजह से इंटेलिजेंस शो नहीं करता। पहले अब देखो मैंने यहाँ पे अपने पास लिखा शिफ्ट दबा के 1, तो इसमें मुझे इंटेलिजेंस शो करी नीचे। अगर फर्स्ट करो नहीं करता तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप कंट्रोल स्पेस बार दबाओ। जैसे आप कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे आपको क्या करेगा, इंटेलिजेंस शो करेगा, ठीक है। ये अपने पास शॉर्टकट की लिख लो कि कभी आप कोई चीज टाइप कर रहे हो और वो इंटेलिजेंस शो नहीं कर रहा आपको, जैसे मैंने अभी एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करा, सजेशन हट गई सारी। अगर आपको दोबारा सजेशन चाहिए हो तो आप क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस, जैसे आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे दोबारा आपके पास सजेशन आ जाएगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी बंदे के दिमाग में, कोई ऐसी चीज है जो कंफ्यूज कर रही है दिमाग में? आपने एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे आया था, 1 दबाया था, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट प्रेस करके 1 दबाओगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक दूसरी चीज, कभी किसी तुम्हारे घर पे तो वाली कहानी नहीं होगी, लेकिन कभी यहाँ पे बैठोगे ना किसी दूसरे पीसी में, वहां बैठो, उस वाले लैब में बैठो, तो जब तुम विजुअल स्टूडियो कोड खोलोगे ना, तो तुम बेशक कंट्रोल स्पेस बार करते रहो, तब भी अगर सजेशन ना आए तो कभी क्या करोगे। इसका बहुत छोटा सा तरीकेकार है, यहाँ देखना लेफ्ट साइड पे छोटा सा, यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरा माउस नजर आ रहा है यहाँ पे, मेरा माउस जरा चेक करो, यहाँ पे देखो अभी क्या लिखा हुआ है, HTML। हो सकता है तुमसे पहले जो बंदा यहाँ पे बैठा हो ना, उसने इसको HTML से चेंज करके यहाँ पे रख दिया हो PHP। अब अगर मैं शिफ्ट दबा के कंट्रोल दबा के ऐसे करता हूँ अपने पास, तो मेरे पास सजेशन तो शो होगी, लेकिन PHP की होगी, क्योंकि मेरे पास नीचे जो लैंग्वेज सेट हुई है कौन सी हुई है, PHP। तो इस बात का ख्याल रखना कि अगर कभी विजुअल स्टूडियो कोड पे बैठे हो और HTML का काम कर रहे हो और तुम्हें HTML वाली सजेशन चाहिए अपने पास, तो तुम क्या करोगे, इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पे टाइप क्या करना होगा, HTML, क्योंकि हम लोग अपने पास HTML पे काम कर रहे हैं। जैसे आप HTML लिखो, क्लिक करोगे, अब जो आपके पास इंटेलिजेंस आएगी वो किसकी आएगी, HTML की आएगी। तो मैंने यहाँ पे एंटर करा अपने पास, मेरे पास HTML का पूरा बॉयलर
टेम्पलेट बनकर आ गया। अब बात करते हैं कि भाई इतनी मेहनत हम लोगों ने कर दी, इसका आउटपुट क्या आया मेरे पास, ठीक है। हम लोग जरा जाते हैं राइट क्लिक करके, अब इसको हम लोग अपने पास क्या करते हैं, ओपन करना है हम लोगों ने कहाँ पर, इसको गूगल क्रोम के ऊपर। इसके दो ऑप्शन है, दो तरीकेकार। पहला तरीकेकार क्या है, आप राइट क्लिक करो यहाँ पे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा कॉपी पाथ का। राइट क्लिक कहाँ पे करना है दोबारा बताता हूँ, ये आपके पास index.html की फाइल है, इसी फाइल के नाम के ऊपर आओ, राइट क्लिक करो और देन कॉपी पाथ। जैसे आप कॉपी पाथ करोगे, कॉपी पाथ करने के बाद गूगल पे जाओ और आपका जहाँ पे यूआरएल होता है वहां कंट्रोल सी आपने करा हुआ था, आप क्या कर दोगे वहां पे कंट्रोल बी, एंटर प्रेस करो, आपकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आपका सारा का सारा कोड आपको दिखेगा। अब ये जो चीज है आपके पास, ये समझ लो कि अब यहाँ आपका पूरा का पूरा कैनवस है। इधर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी लिखोगे सब कुछ यहाँ पे शो होगा। एक चीज और, फ्रॉम द टॉप शुरू करते हैं कि हम लोगों ने क्या चीज करी। यहाँ पे जरा चेक करो क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। अब जरा अपने जरा कोड पे आओ, जरा चेक करो डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो टाइटल के अंदर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इस अगर डॉक्यूमेंट को मैं अपने पास चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे कर दूं माय वेबसाइट कर देते हैं भाई। ये लोग तुम लोगों को मुझसे ज्यादा तुम लोगों को यूज करना आ गया ये वर्ड, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर आने के बाद मेरे पास चेंजेस तो हुई नहीं, चेंजेस बेसिकली हो गई है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज को रिलोड करना पड़ेगा। रिफ्रेश करूंगा जैसे अपने पास पेज को, मेरे पास हमारा टाइटल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली HTML में काम करना होता है आसान, बहुत ज्यादा, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों के पास एक मसला और भी आता है, फाइल पे जाके उनका ऑटो सेव पे चेक नहीं लगा होता। ऑटो सेव का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चेंजेस करोगे ना अपनी फाइल में वो ऑटोमेटिक सेव होंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट करो मैंने माय पप्पू वेबसाइट के बाद लिख दिया आगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब देखो एक चीज तुमने नोटिस करी, मेरी फाइल के बाद आगे व्हाइट कलर का डॉट आ रहा है, नजर आ रहा है। ये व्हाइट कलर का डॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी फाइल पे ऑटो सेव पे चेक नहीं लगा हुआ। अगर मैं अपने पास अब जाऊं अपनी वेबसाइट के ऊपर और इसको रिलोड करता हूं, तो अब मेरे पास यहाँ पे जरा चेक करना है, एक मिनट रुको। यहाँ पे मेरे पास ऑटो सेव मैंने गलती से चेक लगा दिया होगा, सॉरी, कुछ भी लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे सेव क्यों हो रहा है, ऑटोमेटिक सेव क्यों हो रहा है भाई। ऑटो सेव ऑटो सेव ऑटो सेव ऑटो सेव के ऊपर क्यों लगाया है, कोड पे भी कंट्रोल सी काम करता है। नहीं ऑटो सेव हो रहा है अभी भी, मतलब अंडू काम नहीं करता है यहाँ पर कोड के ऊपर। कोड के हाँ ऊपर कंट्रोल Z काम करता है, कंट्रोल Z हो सकता है यहाँ पे कोड के ऊपर। खैर बार एक और चीज बता दूं, देखो भाई अगर आपके पास यहाँ पर ऑटो सेव के ऊपर चेक ना लगा हुआ हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये व्हाइट कलर का डॉट शो करेगा कुछ इस तरीके से। तो अगर आप अपने कोड के अंदर कुछ भी लिखते हो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर अपेयर नहीं होगा। मैं जब अपनी वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ तो एक चीज चेक करना, ये व्हाइट कलर का डॉट हट रहा है, ये आपके पास नहीं हटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसको देखो यहाँ पे जरा चेक करना, जैसे ही अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा यहाँ से डॉट हट जाएगा, ठीक है। अब डॉट हटने का मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट क्या हो गई, सेव हो गई। ये ऑटोमेटिक सेव कर रहा है इसको, इसके अंदर शायद कोई सेटिंग के अंदर कोई ऑप्शन इनेबल हुआ है, वैसे होता है यहीं से ही है, ऑटो सेव के ऊपर से होता है। चेक करना पड़ेगा क्या मसला है, लेकिन बहरहाल आपके पास अगर यहाँ ऑटो सेव के ऊपर चेक ना लगा हुआ हो तो यहाँ पे व्हाइट कलर का डॉट आ रहा होगा जो कि नहीं हटेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार फाइल को कंट्रोल S करना पड़ेगा, कंट्रोल S करके आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा। अगर इस ख्वारी से बचना चाहते हो तो क्या करो, सीधा सीधा फाइल पे जाओ, ऑटो सेव के ऊपर चेक लगाओ। जैसे आप ऑटो सेव के ऊपर चेक लगाओगे, अब आपकी फाइल के ऊपर आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी टाइप करोगे, वेबसाइट के ऊपर जाओगे, ऑटोमेटिक वेबसाइट रिलोड होगी और आपके पास काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आए अपने पास हमारी वेबसाइट की, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी लिखा था वो चेंज होना शुरू हो गया, हमें पता चल गया कि हाँ ठीक है डॉक्यूमेंट काम कर रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं HTML की, इस वेबसाइट के ऊपर ना एक चीज जो बड़ी समझने की है वो जरा ये चेक करो। इधर देखो, ये जो हमारे पास हमारी माय पप्पू वेबसाइट लिखा हुआ है, एक टाइटल नाम की बला के अंदर लिखा हुआ है, इधर भी टाइटल है, इधर भी टाइटल है। फिर यहाँ पे जरा चेक करो, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी भी 2 बार लिखा हुआ है, एक बार ऐसे लिखा हुआ है, एक बार ऐसे लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं टैग्स। कोई भी चीज जो आपके पास आपको कभी भी इस तरह शो हो रही हो, ऐसे या इस तरह शो हो रही हो, ये आपके पास बेसिकली क्या होगा, टैग होगा, ठीक है। इस चीज को अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारे पास क्या होते हैं, टैग्स कहलाते हैं, इस तरह से। अब HTML के अंदर ना बहुत सारे टैग्स हैं। वीडियो का टैग है आपके पास, ऑडियो का टैग है आपके पास, मैप का टैग है आपके पास, पैराग्राफ का है, इमेज का है, हेडिंग्स का है। आपको जो अपनी वेबसाइट के ऊपर चाहिए आप वाला टैग लगा सकते हो। टैग 2 किस्म के होते हैं, पहला होता है स्टैंड अलोन टैग, एक होता है आपके पास पेयर्ड टैग, ठीक है। एक होता है आपके पास स्टैंड अलोन, एक होता है आपके पास पेयर्ड टैग। इसके ऊपर जो सिर्फ ये इंटरव्यू टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इसको अपने दिमाग में से लिख लो, हाँ सुना था कभी जिंदगी में, याद करने की जरूरत इसको नहीं होती।
ठीक है, ये काम कर करके एक्सपीरियंस हो जाएगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। एक होता है आपके पास स्टैंडअलोन PAIRD और एक होता है आपके पास पेयर्ड टैग। स्टैंडअलोन और पेयर्ड टैग के नाम से तुम्हारे दिमाग में जनरल परसेप्शन क्या जा रहा है? स्टैंडअलोन का मतलब क्या होगा? अकेला मतलब से क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, अकेला अकेला टैग आपके पास। और पेयर्ड का मतलब क्या होगा? जिसके साथ कोई ना कोई उसका दूसरा टैग होगा। अब जरा बात करते हैं इसकी टाइटल की, जरा मुझे चेक करके बताओ क्या टाइटल हमारे पास स्टैंडअलोन टैग होगा या पेयर्ड टैग होगा? पेयर्ड होगा क्योंकि टाइटल ओपन भी हो रहा है, टाइटल क्लोज भी हो रहा है। क्लोज कैसे पता चलता है कि क्लोज हो रहा है? एंड में देखो यहाँ पे स्लैश लगा है आपके पास, जिस भी टैग के साथ आपके पास स्लैश लगा हुआ उसका मतलब क्या है कि वो आपका क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे जरा चेक करो बॉडी हमारे पास जो है क्या ये स्टैंडअलोन टैग है या पेयर्ड टैग है? पेयर्ड टैग है, ठीक है। अगर फर्स्ट करो हम अपने पास बात करें इसकी, कोई भी एक टैग लेता हूँ अपने पास, फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे लिया IMG। अब जरा चेक करो, ये मुझे बताओ ये स्टैंडअलोन है या पेयर्ड? स्टैंडअलोन। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुम लोगों को क्लियर हो गए। अब इसके अलावा HTML में समझने का कुछ नहीं है। ये जो हेड है, हाँ ये हेड क्लोज तो हो रहा है, ऊपर इसका ऊपर एक हेड है, नीचे एक हेड है, हाँ ऊपर ओपनिंग है और नीचे क्लोजिंग है। हाँ तो ये मिलके एक टैग बन रहा है ना, तो ये क्या बोलते हैं, पेड टैग हो गया। पेयर्ड टैग होगा बेसिकली आपके पास, तो ठीक है। मेटा मेटा पेड तो नहीं है, स्टैंडअलोन है। ये मेटा आपके पास स्टैंडअलोन टैग है, ठीक है। मेटा का टैग आपके पास स्टैंडअलोन का टैग है, ठीक है। मेटा क्लोज हो ही नहीं रहा। मेटा क्लोज हो रहा है लेकिन ये अकेला क्लोज हो रहा है, इसके साथ कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक कंफ्यूजन अगर किसी के दिमाग में है तो पूछ सकता है, मेरा काम आगे लेके चलना नहीं है, लेकिन तुम लोगों को बताना है कि क्या होगा। सबसे मेटा जो है ये क्लोजिंग टैग जहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जितना गैप आ रहा है इसमें एक क्या कोड के बाद जितना गैप आ रहा है, अगर हमने ये गैप मिस कर दिया, जैसे डबल स्पेस का गैप दिया है, हमने एक स्पेस देके क्लोज टैग कर दिया है, तो इसमें कुछ मसला है? कोई मसला नहीं है, टैग चिपका हुआ उससे कोई मसला नहीं कोई चिपका हुआ हो, स्पेस दिया हुआ हो, बीच में एंटर दबाया हुआ हो, चाहे 1000 लाइनों के बाद क्लोज करा हो, बस क्लोज होना चाहिए। अगर वो पेयर्ड टैग है तो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अगर वो स्टैंडअलोन होगा तो वो क्लोज ना भी हो। अच्छा एक सवाल बड़ा अच्छा था कि यार यहाँ पर बॉडी के टैग के दरमियान मैंने क्या किया होता, ये टैग ऐसे चिपका हुआ था, मैंने क्या करा इसके दरमियान आके स्पेस देना शुरू कर दिया। अब ये टैग क्लोज तो हो रहा है लेकिन ये पता नहीं क्या 1000 भी लाइन में क्लोज हो रहा है, तो क्या ये मसला करेगा मेरे पास? नहीं। ये सिर्फ क्या करता है आपके पास, अगर कोई स्टैंड अलोन टैग है तो वो बंद नहीं होता, मतलब बंद होता है लेकिन अकेला होता है। लेकिन अगर कोई पेयर्ड टैग है बस उसका बंद होना जरूरी है, चाहे वो एक लाइन के बाद हो, 1000 लाइनों के बाद हो या उसी लाइन के अंदर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा सबसे पहली बात तो ये बताएं कि यहाँ तक फाइल क्रिएशन से लेकर HTML के बॉयलर टेम्पलेट तक, स्टैंड अलोन और पेयर्ड टैग तक, कोई चीज आपके दिमाग में ऐसी है जो तंग कर रही हो आपको? अच्छा, स्टैंडअलोन टैग के अंदर जो एंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाया हुआ है, हाँ वो एंड में आता है, और तो मतलब टैग शुरू हुआ और एंड में फॉरवर्ड स्लैश खत्म हो गया वो। हाँ एग्जैक्टली, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है खत्म हो गया, लेकिन इसका कोई पेयर्ड टैग नहीं है, यानी कि इसके नाम पे कोई दूसरा टैग आपके पास क्लोजर नहीं बन सकेगा। देखो भाई स्टैंड अलोन आपके पास ये टैग है जो ओपन हो रहा है और क्लोज भी खुद ही हो रहा है, ठीक है, स्लैश के साथ, ठीक है। स्लैश क्या मतलब होता है? स्लैश का मतलब होता है वो टैग जो क्लोज हो रहा है, ओपन भी खुद ही हो रहा है, क्लोज भी खुद ही हो रहा है, कोई दूसरा मेटा का नाम आपके पास यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर आप इसकी बात करो, जरा चेक करो, ये ओपन अलग से हो रहा है और क्लोज भी अपने नाम के साथ ही हो रहा है, इसको कहते हैं पेयर्ड टैग। और वो चीज जो आपके पास खुद ही अपने नाम के साथ ओपन हो रही है और क्लोज भी खुद ही हो रही है, इसका मतलब आपके पास क्या है? वो स्टैंड अलोन टैग है, ठीक है। स्टैंड अलोन और पेयर्ड टैग के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय नाम के, सिर्फ उनका क्लोजिंग स्टाइल भी सेम होता है, बस उनका दोबारा फर्स्ट करोगे कोई पेयर्ड टैग है तो उसके नाम का दूसरा टैग भी बनेगा आपके पास, क्लोजिंग टैग। अगर कोई स्टैंड अलोन टैग है तो उसके नाम का क्लोजिंग टैग आपके पास नहीं बनेगा, वो सिर्फ क्लोज है। जैसे इमेज की बात करते हैं, हाँ बताता हूँ, फाइल का नाम नजर आ रहा है यहाँ पे, फाइल के नाम पे क्लिक करो, कॉपी पाथ नजर आ रहा है, कॉपी पाथ पे क्लिक करो, गूगल पे जाओ और यहाँ जाके यूआरएल के अंदर अपने पास कर दो Ctrl+V। जैसे आप Ctrl+V करोगे यानी कि पेस्ट करोगे खाली कुछ इस तरीके से, इस तरह हम लोग करते हैं इसको पेस्ट, राइट क्लिक करके इस तरह, जैसे आप अपने पास इसको पेस्ट करोगे, एंटर करोगे, आपकी वेबसाइट आपको शो होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। तो हमारा साइट का नाम आना उस नाम से परवरिश नहीं है। ये चीज जो है ये सी यूजर्स लिखा हुआ है, जब आप अपनी वेबसाइट लाइव करोगे ना तो ये तब हो जाएगा, ठीक है। अभी इसलिए आपको इशू कर रहा था कि आपकी वेबसाइट पड़ी हुई कहाँ पर है, जब आप अपनी वेबसाइट को नेट पे डाल दोगे तो जाहिर सी बात है वो नेट वाला नाम शो करना शुरू कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये कहानी है एग्जैक्टली। तो आपके पास यहाँ पर कुछ बहुत बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है, स्टैंड अलोन क्या होता है, पेयर्ड टैग क्या होता है, HTML की एवोल्यूशन क्या होती है। थ्योरेटिक थोड़ा सा ज्यादा था, प्रैक्टिकल कम था।
लेकिन प्रैक्टिकल जितना करा है ना ये आपकी बेसिक्स है। अगर ये बेसिक्स सही नहीं हुई तो आगे नहीं जा पाओगे प्रैक्टिकल में HTML के अंदर। तो अगर यहाँ पे कोई भी मसला हो किसी बंदे को, कोई चीज ऐसी है जो ऊपर से गई है तो दोबारा पूछ रहा हूँ बता दो, क्योंकि देखो अगर तकल्लुफ करोगे शर्माओगे तो फिर तो पीछे रह जाओगे। ये जो भी लिखा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समझाया है भी नहीं मैंने अभी तो जो भी लिखा हुआ है छोड़ दो उसको। अभी सिर्फ ये चेक करो कि भाई देखो शिफ्ट दबा के वन दबाने से क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है। अगर मैं बात करूं इस पूरी चीज की, ये Windows Defender firewall has blocked some features of this app. ब्राउज कर दो बस वाले। हाँ क्या चीज बता दो बॉडी क्या। अभी मैंने जोहेरा कुछ भी इन टैग्स के बारे में, इनका मतलब क्या है, काम कैसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता अभी आप लोग। अभी आप लोगों को सिर्फ ये पता है कि HTML का बॉयलर टेम्पलेट क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, कैसे आती है, कौन सी की प्रेस करनी होती है इंटेलिजेंस के लिए, और स्टैंड अलोन और पेयर टैग ये क्या होता है। अभी आपको नहीं पता कि मेटा का टैग क्या कर रहा है, आपको नहीं पता टाइटल का टैग क्या कर रहा है, आपको नहीं पता बॉडी का टैग क्या कर रहा है, क्योंकि समझाया ही नहीं। ठीक है, अभी यहाँ तक इस प्रोसेस तक फाइल क्रिएशन से लेके फोल्डर क्रिएशन से लेके उसको अपने साथ वेबसाइट के ऊपर ओपन करने, कोई मसला अगर तुम लोगों के दरमियान आ रहा है तो उसको एड्रेस करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ तुम लोग यहाँ पर कंफ्यूज सर ये कॉपी पाथ का बॉयलर टेम्पलेट आपके पास ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा ये मिलकर आपके पास बनता है बॉयलर टेम्पलेट। इसके अंदर मल्टीपल टैग है, पूरा का पूरा आपके पास ये समझ लो उसे कहते हैं लोग अपने पास बॉयलर टेम्पलेट। वैसे ये कहीं यूज नहीं होगा, ये बस तुम लोग को ट्यूटोरियल्स के अंदर या इसमें लोग किसी यूट्यूबर के तुम काम कर रहे हैं तो वो तुम लोग को अक्सर ही बोलेगा कि हम लोग चलते हैं अपने HTML के बॉयलर टेम्पलेट की तरफ। बॉयलर जो बार बार बात करेंगे ऐसे होगी, बस कॉपी बात करो वाले की पेस्ट कर दो। ठीक है, अच्छा भाई अब बाकी सारे क्लियर है, सिर्फ 2-3 बंदों को सवाल थे, बाकी सबको आ रहा है समझ में। अलियान वो वाला पीछे वाला समझ में आ रहा है, पक्की बात है। HTML का बॉयलर टेम्पलेट क्या होता है? हाँ भाई शिफ्ट दबा के वन बेसिकली आपके पास HTML का बॉयलर टेम्पलेट। ठीक है, सही है, क्या कर सकते हैं। अच्छा भाई अब ज़ुहैरा वाला सवाल कि भाई यहाँ पर इन टैग्स का काम क्या है, ये तो समझ में आया ही नहीं मुझे। मैंने शिफ्ट दबा के वन तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे टैग करके आ रहे हैं समझ में नहीं आया। देखो सबसे पहली बात तो ये कि रट्टे किसी चीज के लिए मारनी, कभी भी कंप्यूटर साइंस के अंदर रट्टे मत मारना। कोड के रट्टे मारोगे काम खराब हो जाएगा, क्योंकि देखो तुम रट्टे मार के मॉड्यूलर क्लियर कर लोगे, प्रैक्टिकल क्लियर कर लोगे, लेकिन जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जॉब के लिए अप्लाई करना ना, चीजें काम किस तरीके से कर रही है फन वे में उसको समझ लो। जैसे अगर हम बात करें इसकी HTML लैंग्वेज लिखा हुआ है EN किसकी फुल फॉर्म होगी, लैंग लिखा हुआ है। लैंग से क्या आ रहा होगा फिलहाल लैंग्वेज, और आगे लिखा हुआ है EN, इसका मतलब क्या है, आपके पास जितनी भी कोडिंग होगी ना वो सारी की सारी EN में होगी। हाँ, इसके अंदर अगर मैं पश्तो लिख दूंगा तो पश्तो में होगी सारी। ये EN US लिखा हुआ आता है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स वाली इंग्लिश। एक तो होती है आपके पास स्लैंग इंग्लिश जो कि यूएस वगैरह यूज कर रहा होता है यूएस, एक होती है आपके पास रॉयल इंग्लिश जो कि यूके वगैरह यूज कर रहे होते हैं आपके पास। दोनों में फर्क है। जहाँ की वेबसाइट होगी वो वाला नेशन टारगेट होगा ना आगे। नहीं, यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जब भी कभी आप काम करते हैं, अच्छा इसके अंदर गिनती की कोई 3-4 लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, चाइनीज भी। ठीक है, हाँ यहाँ पर मुझे नहीं पता उन लैंग्वेजेस का कोड क्या है। देखो यहाँ पर जो EN है ना, ये इंग्लिश का कोड है, इसके लिए आपको लैंग्वेजेस के कोड पता होना चाहिए, फिर उन्हीं लैंग्वेज के अंदर काम करना भी आना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर EN या US लिखने से काम नहीं चलता, लेकिन कोड होते हैं लैंग्वेजेस के, वो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट कोड सेट हुआ है ना वो इंग्लिश का होगा, यानी इसका मतलब ये कि आप जितनी भी कोडिंग करोगे अपने पास वो किस में करोगे, इंग्लिश के अंदर करोगे। हालांकि इंग्लिश आती है नहीं आती वो अलग बात है। ठीक है, अच्छा भाई आपके पास अब जितना भी काम होगा ना सारा का सारा इंग्लिश के अंदर ही होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे टैग्स की, हेड का टैग। ये जो हेड का टैग होता है ना आपके पास, बेसिकली ये जिम्मेदार होता है इस वाले सेक्शन के लिए। ये नजर आ रहा है ऊपर वेबसाइट का, इस वाले सेक्शन के लिए जिम्मेदार है। कभी भी आपको ये वाला सेक्शन चेंज करना है अपना, इस वाले सेक्शन के ऊपर कोई काम परफॉर्म कराना है तो आप किस पे जाओगे, हेड के टैग के अंदर। देखो हेड का टैग ओपन कहाँ पे हो रहा है और क्लोज कहाँ पे हो रहा है। टाइटल भी इसी के अंदर आ रहा है मेरे पास, यानी कि अगर मैंने अपने पास फर्स्ट करो टाइटल चेंज करा था तो मेरे पास यहाँ पर चेंज हुआ था इधर इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई भी चीज यहाँ पे चेंज करनी है तो मैं किसमें जाऊंगा, अपने हेड के टैग के अंदर। ये देखो ना साइड पर एक ग्लोब आ रहा है, हमारा हुआ दुनिया हमारे पास एक आ रही है हमारी। ठीक है,
ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास आता है फैव आइकन। अब ये फैव आइकन भी HTML के अंदर लग सकता है आपके पास। इसके अंदर आप अपनी मर्जी का लोगो लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो अपने पास, सिर्फ आपको इसका नाम पता होना चाहिए, कोड के रट्टे नहीं मारने। क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है HTML फैव आइकन, ये इसका नाम है। जैसे आपने फैव आइकन पे क्लिक करा, आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी W3 स्कूल की। इस वेबसाइट पे क्लिक करो, ये आपको बेसिकली एक लिंक देगा, वो लिंक अपनी वेबसाइट में लगा दो और आपका फैव आइकन लग जाएगा। ठीक है, आप अपनी फैव आइकन के अंदर इमेजेस अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आए, ये देख रहे हो लिंक दे रहा है आपको, इस लिंक को कॉपी करो और देखो इसने लिंक लगाया हुआ कहाँ पर है, टाइटल के टैग के नीचे। तो हम लोगों ने क्या करा, इस लिंक को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद अपनी HTML की फाइल में आए और यहाँ लाके हम लोगों ने कर दिया इस लिंक को पेस्ट। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो HTML का वो बेसिकली लिंक फैव आइकन था वो हमारे पास यहाँ पे लगना शुरू हो गया। अब जरा जाके चेक करते हैं, अपने पास लोड करते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपके पास HTML का फैव आइकन लग तो गया, लेकिन यहाँ पे जरा एक चीज चेक करो, यहाँ पे इसने अपने फैव आइकन का नाम दिया हुआ था favicon.ico। क्या कोई ऐसी फाइल आपके पास इस पीसी के अंदर पड़ी हुई? जब है ही नहीं तो वो दिखाएगा कहाँ से? इसके लिए आप अपनी मर्जी की एक फाइल डालोगे अपने फोल्डर के अंदर। हमेशा एक बात याद रखिएगा, हर वो इमेज या हर वो वीडियो जो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो हो रही होती है, पहले उसका आपकी वेबसाइट के फोल्डर के अंदर होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगी आपकी वेबसाइट के फोल्डर के अंदर तो वो शो भी नहीं होगी आपके पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पास नेट से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं। जैसे फर्ज करो मैंने यहाँ पे एप्पल लोगो इमेज, कुछ भी एक अपने पास एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं कहीं से भी, किसी भी फॉर्मेट में या फिर ICO किसी भी फॉर्मेट में चल जाती है। उससे वहाँ तो ICO का एक्सटेंशन दिया है, आइकॉन पे आईफोन भी आ गया। ICO का एक्सटेंशन पे भी चल जाती है, PNG पे, JPEG पे, जिस पे लगाना चाहो सब पे चल जाती है। ठीक है, ठीक है, तो फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर कौन सा, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी आपने अपने पास इमेज सेव करी, राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज। अब इसको सेव कहाँ करना चाहिए मुझे, तो बता सकता है? हमारी वेबसाइट के फोल्डर में। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आया, हमने यहाँ पे सर्च करना है तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर। ये ठीक है, इसके अंदर अगर आपने फोल्डर बनाना हो इमेजेस का, आप वो बना लो। अगर आपने डायरेक्ट सेव करना है तो आप डायरेक्ट भी सेव कर सकते हो। डायरेक्ट आपने यहाँ पे रख दिया, परफ्यूम के नाम से क्यों आ रहा है? इस तरह से भी रख सकते हैं ना, अगर हमारे पास वेबसाइट है और डिफरेंट पेजेस है तो पेजेस के हिसाब से हमने अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर बना दिए, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग अपने पास। ठीक है, अब हम लोग अपने पास क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी तक मेरे पास सिर्फ एक फाइल होती थी index.html के नाम से। जब मैंने अपनी इमेज को सेव करा अपने फोल्डर के अंदर तो इसने क्या शो करना शुरू कर दिया कि आपकी इमेज भी पड़ी हुई है। अब हाँ, हम जब उस फोल्डर में गए थे, यहाँ पे दो फाइल हैं, एक HTML की है और एक अलग से इमेज है। इमेज। तो वहाँ पे सिर्फ इमेज था, HTML की फाइल शो ही नहीं हो रही थी। वो JPEG थी। जब भी आपके पास एक्सटेंशन सेलेक्ट हुई होगी ना JPEG की, तो वो JPEG की कितनी फाइलें पड़ी हैं आपके फोल्डर में वो दिखा रहा होगा। अगर आप उसकी एक्सटेंशन चेंज करके HTML कर दोगे तो वो JPEG की फाइल नहीं दिखाएगा, फिर वो दिखाएगा HTML की कितनी फाइलें पड़ी हैं। ठीक है, अच्छा देखो ये जो ना, ये थोड़ा सा चीज ऐसी है जो तुम लोग कंप्यूटर जिन्होंने चलाया है ना उनको पता होगा। इसका कोई वेबसाइट से कोई कोडिंग वोडिंग ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है, ये वो चीज है जो अगर आप वेबसाइट पे कभी आपने कंप्यूटर चलाया हो तो आपको पता होगा कि अगर आपकी फाइल की एक्सटेंशन होती है .jpg और आप किसी फोल्डर में जाते हो तो वो फोल्डर के अंदर वही फाइल शो करना होता है जो JPG एक्सटेंशन की होती है वहाँ पे। अगर आपके फाइल की एक्सटेंशन आप लिखते हो .html और आप फिर किसी फोल्डर में जाते हो तो वो HTML की सारी फाइल आपको शो करना होता है। अभी मैंने अपने पास JPEG की फाइल रखी थी, मेरे पास ऐसी कोई फाइल दूसरी मौजूद नहीं थी। तब चूंकि दूसरी कोई मेरे पास फाइल नहीं थी तो उसने दिखाया भी नहीं मेरे पास। ठीक है, अगर मैं अपने पास कोई नई फाइल बनाता हूँ .html के नाम से, अब वो मुझे एक फाइल दिखा रहा होगा पहले से index.html के नाम से। तो ये बेसिक जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता होगा कि हमारे पास फाइल की एक्सटेंशन के ऊपर गेम होता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, दिखाए ना दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने काम करना है, आप अपना काम करो। बस एक बात लॉजिक अपनी क्लियर कर लो कि आपकी जो इमेज है वो आपके फोल्डर के अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। ठीक है, या जो भी फाइल है वो आपके फोल्डर के अंदर होगी, बाहर नहीं हो सकती। हम लोगों को चेंज कहाँ पे करना है, यहाँ पर आपके पास एक एट्रीब्यूट दिख रहा होगा आपको href के नाम से। इसको हम लोग कहते हैं हाइपर रेफरेंस। कुछ स्टूडेंट्स को हरीफ भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो वो वाली कहानी ना करना। इसके अंदर हाइपर रेफरेंस बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है। हाइपर रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज का रेफरेंस पास कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो इसने अपने रेफरेंस कैसे पास किया हुआ था, इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर उसकी फाइल का नाम क्या था, favicon। मेरे पास ये जो मेरी फाइल का नाम है क्या है, minion.jpg, लेकिन मेरे पास ये किसी फोल्डर के अंदर है नहीं है। तो मैं डायरेक्ट बस इसका यहाँ सारा का सारा चीज उड़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मिनियन, सिर्फ मैंने यहाँ पे मिनियन लिखा। अब मेरी भी देखो किस्मत खराब चल रही थी, मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पे MIN लिखा, मुझे इसने सजेशन शो नहीं करी थी।
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, कंट्रोल स्पेस दबाया, सामने आ गई मेरे पास फाइल का नाम, एंटर कर दिया, दैट्स इट, खत्म। इसके अंदर और मजीद मुझे काम नहीं करना, मैंने बस अपनी फाइल का नाम दिया, मेरा फाइल आइकन लग गया। सर ये नसीब पे चलता है, मतलब अगर हम लोग को मतलब आ रहा था मेरे पास, आया अपना बैक स्पेस दबा देना, तो उसमें इंटेलिजेंस एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल स्पेस देगा। ठीक है, अब जरा चेक करें आपका जो यहाँ पे दुनिया बनी हुई आ रही थी उसकी जगह क्या आ गया आपके पास, अब आपके पास आ गया जो आपने इमेज डाउनलोड करी थी वो आपके पास बेसिकली यहाँ पर आ गई। ठीक है, अगर निकाल लिया इन्हें हमको चेंज करनी है तो दोबारा हमको बस वो नाम मिटाओ फाइल का, वो तो आपको पता है ये लिंक है ना आपका, इस लिंक के अंदर आप जो भी लगाओगे ना वो आपकी पूरी लोगो बन जाएगा। सर आगे होगा वो अलग चीजें तो अलग जा रहे हो, हम बहुत एडवांस में जा रहे हो, इसकी कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों ने फेमैक के ऊपर काम करा, इसके अलावा नहीं करा। अच्छा भाई, तो टाइटल का टैग समझ में आ गया हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वैप आइकन क्या होता है, कहाँ लगता है, ये समझ में आ गया। एक टैग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो क्या नजर आ रहा होगा, बॉडी। ठीक है, बॉडी का टैग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपके पास टैग है ना, आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग जितनी भी होगी वो इसी टैग के अंदर, इसके बाहर नहीं है। यूँ समझ लो कि बॉडी का टैग आपके पास क्या है, ये रहा पूरा, ये देख रहे हो पूरा का पूरा पेज, ये जो पूरा का पूरा पेज है ना आपका, ये आपके पास पूरी की पूरी क्या है, बॉडी। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग अपने पास काम करेंगे, बस इस चीज को समझ लो अपने पास। और एक अच्छा भाई, अब स्क्रीन जरा देख लें, हम लोगों ने कोई कोड शोड नहीं करना, हम लोगों ने अभी तक अपने पास काम क्या करा है उसको एक दफा रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि अभी तक हम लोगों ने करा क्या, कोई चीज कोई ऐसा स्टेप किसी बंदे से मिस हो गया तो दोबारा समझे। हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट करा, यानी कि अपनी वेबसाइट के लिए फोल्डर को क्रिएट करवाया, उसके अंदर फाइल क्रिएट करी, HTML का बॉयलर टेम्पलेट क्या होता है उसको डीपली समझा। ठीक है, हमारे पास स्टैंड अलोन और पेड टैग क्या होते हैं इनको समझा, और अपनी वेबसाइट को गूगल क्रोम पे कैसे खोलना है विद फाइव आइकन क्या होता है उसको समझ। ये कुछ चीजें हम लोगों ने समझी अपने पास। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने पास कॉपी बात कर करके बार बार खोल रहे हैं अपनी वेबसाइट को। हमारे पास ना विजुअल स्टूडियो कोड को मैं जो यूज करता हूँ उसको यूज करने का जो दूसरा फायदा है वो ये है कि इसके ऊपर कुछ एक्सटेंशन ऐसी हैं आपके लिए जो आपको काम करने में बहुत मदद करती है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बार बार जब हमें फाइल चेक करनी होती है हम अपनी फाइल के ऊपर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी पाथ, गूगल में आके पेस्ट करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बार बार हमें पेज को करना पड़ता है, रिलोड करना पड़ता है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस खाली से बच जाऊँ। जैसे हम लोग अपने पास ऑटो सेव पे गए थे, ऑटो सेव क्या कर रहा था, मेरी फाइल को मुझे बार बार कंट्रोल एस करके सेव नहीं करना पड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे बार बार कॉपी पाथ भी ना करना पड़े, एक ही मरतबा करूँ और एक ही मरतबा पेज चलाऊँ, अपना बार बार रिफ्रेश करने की भी जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपने पास कुछ एक्सटेंशन है इसको मैं डाउनलोड करूँगा। एक्सटेंशन क्या होती है, बना बनाया हमारे पास बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही डाउनलोड कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि ना मुझे बार बार कॉपी बात करने की जरूरत है, ना मुझे बार बार पेज को रिलोड करने की जरूरत है। और ऐसे ही मजेदार किस्म की एक्सटेंशन हम लोग अपने पास आगे आगे सीखते रहेंगे जो हमारे पास काम को करने में, परफॉर्म करने में मदद करेगी। कुछ एक्सटेंशन होती है आपके पास शशके के लिए, ये सब कलर स्कीम वगैरह कोडर टाइप की बना दी, हेडर टाइप की बना दी, ताकि जब आप विजुअल स्टूडियो कोड खोलो तो आपको अट्रैक्टिव लगे थोड़ा सा। ठीक है, अभी हमारे पास अजीब सा लग रहा है। इस तरीके से एक्सटेंशन हमारा क्या करती है, काम आसान कर रही होती है। अब हम क्या करेंगे, अपने पास एक एक्सटेंशन जो कि क्लास 1 के अंदर सब बच्चों को पता होनी चाहिए, वो है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर अपने नाम से ही बता रहा है कि आपकी वेबसाइट को क्या कर देगा, बेसिकली लाइव कर देगा। लाइव का मतलब क्या होता है, आपका जो आईपी एड्रेस है उसके ऊपर आपकी वेबसाइट को होस्ट कर देगा। उससे होगा क्या, आप जैसे अपने कोड के अंदर चेंज करोगे, वहां जाके चेंज होगा ऑटोमेटिकली, आपको रिलोड करने की जरूरत ही नहीं है, ना कॉपी पाथ करने की जरूरत है। कॉपी पाथ एक ही बार नहीं करेंगे, कॉपी पाथ एक मरतबा करेंगे, बार बार करने की जरूरत हमारे पास नहीं होती, ना पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। यहाँ कोड में चेंजेस करोगे वहां आपके पास पेड़ होना शुरू हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, हम लोग एक्सटेंशन नहीं भी लगाते हैं, हम लोग कॉपी पाथ एक दफा करते हैं। हाँ, कॉपी हुए हुए पाथ को जब ब्राउज़र के ऊपर रिफ्रेश करेंगे तो चेंजेस दिख जाएंगे, तो रिफ्रेश करने के बार में जरूरत नहीं पड़ती इससे। अगर देखो फर्स्ट करो, अभी तो हम लोग अपने पास यूजर के डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहे, यूजर ने अभी हमारे पास ये पता ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं कि यूजर का डेटा क्या होता है। अगर फर्स्ट करो यूजर ने आपको डेटा दिया हो, आपका फॉर्म फिल हुआ हो और आप अपनी वेबसाइट पे चेंजेस चेक करने के लिए पेज को रिलोड कर दो, तो सारा डेटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हमें पेज को रिलोड नहीं करना, हमें चेंजेस भी देखनी है लेकिन पेज रिलोड नहीं होना चाहिए। सर कॉपी पाथ का मैं शॉर्टकट की लगा रहा था, शिफ्ट ऑल्टर सी, तो वो कॉपी नहीं हो रहा था।
कॉपी पास कॉपी होकर रख लेगा आपके पास, लेकिन आपको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी मैंने करना पड़ेगा। वहाँ पर कंट्रोल भी जाके करा ब्राउज़र पर। देखते हैं सोचा कि अपने पास वाला चेक हाँ, करते हैं। अच्छा एक्सटेंशन आप लोग अपने पास किस तरह डाउनलोड करोगे जरा वो चेक कर लो। अभी हम लोग आगे जाके ना बहुत अलग अलग और ऑसम किस्म के एनिमेशन अपने पास लगाने के लिए, एक्सटेंशन लगाने के लिए हम लोग अपने पास करते रहेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड में ना लेफ्ट साइड पे आपका पैनल आ रहा होगा, ये पैनल तो अलग है आपके पास, ये वाला पैनल तो अलग है। इसके अलावा इसके साइड पर चेक करो, एक और लेफ्ट किस्म का पैनल है आपके पास। ये जो है ना आपके पास, ये आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होगा। जैसे इसको अगर आपने हाइड करना हो या शो करना हो तो आपके पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल बी के नाम से, ठीक है, बी ABCD वाला बी वाला, ठीक है। कंट्रोल बी दबाओगे तो ये हाइड हो जाएगा, कंट्रोल बी दबाओगे तो ये दोबारा क्या हो जाएगा आपके पास, अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइड और शो इसको कर सकते हो। अगर फर्स्ट करो कभी जिंदगी में आप अपने पास काम कर रहे हो और आपको फोल्डर नहीं दिख रहा अपना, तो आप क्या करो, सीधा सीधा दबाओ कंट्रोल बी और आपके पास आपका फोल्डर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे कहाँ पर, एक्सटेंशन के ऊपर। एक्सटेंशन आप नजर आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप BNC कनेक्टेड है, BNC एक्सटेंशन के ऊपर हम लोग गए और यहाँ जाने के बाद हम लोगों ने क्या लिखना है, लाइव सर्वर। ये वैसे आप लोगों के पीसी के अंदर भी डाउनलोड हुआ होगा, तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सर्वर लाइव सर्वर देखो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हुआ है, तो इसलिए मुझे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिख रहा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे होंगे, डीएक्टिवेट और सिर्फ आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। इंस्टॉल करना ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अब इसको इंस्टॉल करने से फायदा क्या है, मुझे पहले क्या करना होता था, यहाँ जाके कॉपी पास्ट करना होता था। अब मुझे कॉपी पास्ट करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे पेस्ट करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फाइल पे मैं कहीं पे भी हूँ, यहाँ हूँ, कहीं पे भी हूँ, वैसे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ओपन विद लाइव सर्वर, नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ नजर आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। इस जैसे ही मैं इस ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा, ये मुझे ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट गूगल पे खोल के दे देगा विदाउट पेज को रिलोड करें, ठीक है। अब मुझे पेज को रिलोड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि फर्ज करो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो मुझे पेज को रिलोड करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब मैं वहाँ पे जाऊंगा मेरा पेज रिलोड हुआ होगा। तो ये आपके पास जब आप फास्ट डेवलपमेंट करते हो ना, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास इतना टाइम होता है कि आप बार बार कॉपी पास करते चले जाओ। अगर फर्ज करो कभी आपका टैब क्लोज हो भी गया ये वाला, तो आपको पता है कि मैं कहीं भी अपने कोड पे क्लिक करूंगा और ओपन विद लाइव सर्वर कर दूंगा। वैसे इसकी आपके पास शॉर्टकट की भी इसने दी हुई है, तो शॉर्टकट की चेक कर लेते एक दफा, Alt L और फिर उसके बाद Alt 0। एक मिनट रुको, यहाँ पर हम लोग करते हैं 0 है, सॉरी O है, Alt L Alt 0। नहीं चल रहा, देख लेते हैं भाई, नहीं डन है, सही है भाई। तो आपके पास यहाँ पर कुछ तरीके से अगर आपने शॉर्टकट की था ओपन करना हो, लेकिन इसकी याद करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आप ये लोकल नहीं कंट्रोल L नहीं, Alt L Alt O लैंड के ऊपर ही चलेगा ना ये लाइव सर्वर, इंटरनेशनल नहीं चल सकता। अमेरिका में अगर मैं आईपी एड्रेस लोकल पे चलेगा, आपका बेसिकली लोकल होस्ट चलेगा। ओह ठीक है, सही है। और सर ये आप बोल रहे हैं कॉपी पास बार बार कॉपी पास करना पड़ेगा आपको। कॉपी पास तो हम लोग एक ही बार करेंगे ना, रिफ्रेश बार बार करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको कॉपी पास करने की जरूरत नहीं है, एक बार भी करने की जरूरत एक बार भी करने की जरूरत है, इसके अंदर एक बार भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ रिफ्रेश करने की जरूरत बहुत फ्री आती है। है। हाँ